जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, देखो, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर छोटा सा टॉपिक है, समझना। देखो या लिख दिया हूं, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ऐसी युक्ति जो एसी वोल्टता को क्या करे, घटा या बढ़ा दे। समझ में आया? एसी वोल्टता को घटा या बढ़ा दे, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति जो एसी वोल्टता को क्या करे, घटा या बढ़ा दे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार से होगा, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर और दूसरा उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई और उच्चाई अंतर आता है ना पेपर में, अपचाई और उच्चाई। देखो दोनों के बारे में समझना बस है, यहां लिखोगे लेकिन ना। ट्रांसफॉर्मर के प्रकार कौन कौन सा? अपचाई और उच्चाई। अपचाई और उच्चाई। देखो अपचाई क्या करता है, हमने थ्योरी में क्या लिखा है, एसी वोल्टता को घटा देता है या बढ़ा देता है। एसी वोल्टता को घटाएगा या बढ़ाएगा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को क्या करता है, घटाता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को बढ़ाता है। इसको अलग अलग करके लिखोगे। सबसे पहले इसको लिखना ट्रांसफार्मर परिभाषा, उसके बाद ट्रांसफार्मर के प्रकार, पहला अपचाई दूसरा उच्चाई, फिर पहला हेडिंग करोगे अपचाई ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टता को क्या करता है, घटाता है। उसके बाद उच्चाई जो एसी वोल्टता को क्या करता है, एसी वोल्टता को बढ़ाता है। समझ में आया? अब देखो एसी वोल्टता को क्या किया, घटाया, लेकिन धारा का मान बढ़ाता है। और इसमें एसी वोल्टता बढ़ाएगा तो धारा का मान घटाता है। समझ में आया? घटाता है। क्लियर हुआ? लिखोगे पूरा। ट्रांसफार्मर के बाद प्रकार, अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टता का मान घटाता है किंतु धारा का मान बढ़ाता है। उसके बाद उच्चाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टता का मान बढ़ाता है किंतु धारा का मान घटाता है। समझ में आया? ये रहा उसका चित्र पूरा। देखो ये अपचाई ट्रांसफार्मर और ये उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई और उच्चाई। अंतर को यहीं पर कंप्लीट करवा देता हूं, समझना। इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, ये ऊपर में लगा है ना, ये क्या है, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली। और ये नीचे में जो लगा है ये क्या है हमारा, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली। समझ में आया? प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली। देखो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, इसी की मदद से अंतर निकालते। देखो प्राथमिक सबसे पहले अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक कुंडली की अपेक्षा फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक कुंडली में कम। उच्चाई ट्रांसफार्मर में देखो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। समझ में आया? 2 नंबर का ही आता है, ज्यादा लंबा में नहीं पूछेंगे, 2-3 पर अंतर लिखना हो जाता है। बन गया। अपचाई ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को बढ़ाता है। ये धारा के मान को बढ़ाता है और ये धारा के मान को घटाता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में अपचाई में क्या लिखोगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम और इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। समझ में? दोनों की कंपेयर बस करते ही लिखोगे। क्लियर हुआ? समझ में आया तक? इसको नोट करो। आगे लिखना इसकी कार्य विधि। कार्य विधि, कार्य विधि इसमें आएगा, समझना।
तो नहीं पढ़े, पेपर में नहीं आता है तो छोड़ दो। देखो ये हमारा क्या है, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हम मान देते हैं n। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n, तो द्वितीय कुंडली में भी तो फेरों की संख्या n ही होगी, इसलिए इसको मानेंगे np प्राइमरी और ये ns सेकेंडरी। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns। अब चाहे प्राथमिक, अब चाई का देखो या ऊंचाई का देखो, प्राथमिक कुंडली तो प्राथमिक कुंडली है, समझ में आया। फेरों की संख्या को हमने क्या कर दिया, सिंपल n मान दिया, चाहे कितना भी रहे, कम फेरे रहे या ज्यादा फेरे रहे। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns। समझ में आया। अब देखो इतना तो जान गए, चैप्टर नंबर 6 में मैंने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ाया था। अगर प्राथमिक कुंडली से बद्ध, प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या करते हैं, क्या मानते हो, 5। प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, 5 है। तो विद्युत वाहक बल क्या निकल सकता है, देखो हमने क्या किया, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या माना, n, और प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या माना, 5। तो विद्युत वाहक बल, तो ये भी क्या होगा हमारा EP, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल। फैराडे का नियम पढ़े हो, माइनस का NP, माइनस का NP और d5 डिवाइडेड बाय dt लिखे है ना। ऋणात्मक चिन्ह के बारे में भी बताया था, क्या बताता है ऋणात्मक चिन्ह, क्या करता है, वह विपरीत वाले हो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का, छोड़ दो, विरोध करता है। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। प्राथमिक कुंडली से, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np तथा उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, 5 है। तो विद्युत वाहक बल क्या निकलेगा, EP बराबर माइनस में NP d5 डिवाइडेड बाय dt। ये क्या हुआ हमारा प्राथमिक कुंडली की इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही अगर मैं द्वितीय कुंडली के लिए निकालूं तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ES। अब द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS और उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d5 डिवाइडेड बाय dt, ये भी क्या होगा माइनस में। समझ में आया कि नहीं आया था, क्लियर हुआ। ये प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल और ये द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल, क्लियर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो अपन ये कर देते हैं, इसको मिटा दूं क्या, नहीं काम पड़ेगा थोड़ा सा। मैं समीकरण 1 नहीं 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, समीकरण 2/1। समीकरण 2 क्या है, ES बटे में EP आएगा, ES के बटे में EP। देखो यही से काट रहा हूं, माइनस से माइनस कटेगा, d5 बटे dt, d5 बटे dt दोनों में है तो ये भी कटेगा, बचा क्या, NS के डिवाइड में NP, NS के डिवाइड में NP आया। तो इससे हमें क्या पता चला, चाहे प्राथमिक कुंडली रहे या द्वितीय कुंडली रहे, प्राथमिक कुंडली हो या द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली या द्वितीय कुंडली, उसका विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या के क्या है, अनुक्रमानुपाती। ES NS के अनुक्रमानुपाती, EP NP के अनुक्रमानुपाती होगा। ES का मान अगर NS है तो EP का मान भी क्या होगा, NP। समझ में आया, क्लियर है यहां तक, चलो नोट करो तो इतना। अब मैं चित्र मिटाता हूं, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, प्रतिरोध नगण्य है, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो जो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल है, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होगा, उनके
सिरों के बीच आरोपित आरोपित वोल्टता के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? देखो हमने क्या कर दिया, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य कर दिया। प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध अगर नगण्य कर दिए तो जो विद्युत वाहक बल है उनके सिरों के बीच आरोपित वोल्टता के क्या होगा, बराबर होगा। प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल हमने क्या माना, ईपी, तो वो किसके बराबर हो रहा है, सिरों के बीच आरोपित वोल्टता यानी कि वीपी। समझ में आया? प्राथमिक कुंडली का वोल्टता, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच की वोल्टता। क्लियर? वैसे ही फिर से क्या बनेगा, इसी प्रकार यहीं से लिख लेना, अलग अलग मत करना। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध क्या है, द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य। तो जो द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल है ई एस, वो उसके वोल्टता वी एस के बराबर होगा। समझ में आया? ई एस बराबर वी एस और ईपी बराबर वीपी। तो अब सीधा यहां पर पुट कर सकते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 से देखो मेरे पास पहले से क्या है, ई एस के बटे में ईपी बराबर एन एस के बटे में एनपी, ये है। तो देखो ठीक ठीक तो है पूरा एक्शन। एन एस बटे एनपी, तो एन एस के बराबर में कौन है, ई एस, और ई एस को क्या माने हो, वी एस, तो वी एस एनपी की जगह क्या हो जाएगा इसी प्रकार से वीपी। समझ में आया? देखो ईपी के बराबर, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी तो बराबर होना चाहिए क्या, ये एन एस बटे एनपी, इसका लेफ्ट साइड ये मान लो, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट वाला भी बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट में क्या है, ईपी और ई एस, इसके भी लेफ्ट में कौन है, ईपी और ई एस, तो वो दोनों इसके बराबर होगा। इसको नहीं लिखना था फिर भी मैंने लिख दिया समझाने के लिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ई एस बटे ईपी बराबर एन एस बटे एनपी जानते हैं, तो एन एस के बराबर में क्या है, ई एस, और ई एस किसके बराबर है, वी एस के। वैसे ही एनपी के बराबर में कौन है, ईपी, और ईपी के बराबर है वीपी के। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? कितना इक्वेशन हुआ, 3, तो इसको मान देते हैं 4। इसको यहां नहीं दर्शाएंगे आगे। अब देखो प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है, आईपी, तथा द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है, आई एस। समझ में आया? हमने क्या मान दिया, प्राथमिक कुंडली में कौन धारा प्रवाहित हो रही है, आईपी धारा, और द्वितीयक कुंडली में कौन सी धारा जा रही है, आई एस धारा। क्लियर हुआ? तो अब निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति निकालना पड़ेगा। निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति, इसके बारे में पढ़े ना पहले। निवेशी शक्ति मतलब अंदर प्रवेश करने वाली और निर्गत मतलब बाहर निकलने वाली। तो जितना धारा, चलो मैं बताता हूं पहले। निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति मतलब निवेशी शक्ति मतलब निवेश करने वाला, मतलब अंदर जाने वाला, प्रवेश करने वाला, और निर्गत का मतलब बाहर निकलने वाला। निर्गत मतलब बाहर निकलने वाला। तो निवेशी मतलब प्रवेश करने वाला, किधर से प्रवेश करेगा, ऊपर प्राथमिक कुंडली लगा था तो ऊपर से प्रवेश करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली की शक्ति। क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में शक्ति, और ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक कुंडली में शक्ति। क्लियर हुआ? अब शक्ति को किससे दर्शाते हो, P से, पावर V इंटू P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। तो प्राथमिक के लिए VP और इसके लिए धारा IP। वैसे ही निर्गत शक्ति मतलब द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली का जो वोल्टता है वो क्या निकाले हैं, VS, द्वितीयक कुंडली का वोल्टता VS, और द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है, IS।
समझ में आया? देखो P बराबर V इंटू आई वोल्टता गुणित धारा, तो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता Vp, प्राथमिक कुंडली में धारा Ip, द्वितीयक कुंडली में वोल्टता Vs, द्वितीयक कुंडली में धारा Is। अब देखो जितना वोल्टता और धारा प्रवेश करेगा उतना ही वोल्टता और धारा क्या होगा, बाहर भी निकलेगा, यानी कि प्राथमिक कुंडली में जितना शक्ति लगेगा उतना ही शक्ति द्वितीय कुंडली में भी लगेगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो लिख लोगे यहां निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। तो निवेशी शक्ति हमने क्या निकाला, Vp इंटू Ip बराबर Vs इंटू Is। समझ में आया? Vp इंटू Ip बराबर Vs इंटू Is। अब देखो अगर मैं Vs को यही रख दूं, Ip को इधर लेकर चले तो क्या होगा, बटे में Ip आएगा। Vs को यही रखे, एक मिनट मैं Vp को ला रहे हैं ना, Vs बटे Vp। समझ में आया? तो इधर क्या बचा, Ip, तो इधर का Is क्या होगा, नीचे में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? Ip बटे Is बराबर क्या निकला, Vs बटे Vp। ठीक, अब देखो इसको मैं यहां लास्ट में लिख देता हूं। देखो Ip के बटे में क्या निकला, Is, Vs के बटे में क्या आया, Vp, और Vs किसके बराबर है, Ns और Es के, तो ये भी बन जाएगा Ns बटे Np बराबर में हम क्या मान देते हैं, K, क्या मान दिए, K नियतांक। समझ में आया? चाहो तो इसको भी ले सकते हो विद्युत वाहक बल को, वो भी तो बराबर ही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ था? समझ में आया? ये था हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर। ठीक, आप अंतर पढ़ेंगे उसी टाइम में बताऊंगा कि क्या है, कि परिणामान अनुपात है, अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा, एक लाइन का परिभाषा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यही ट्रांसफार्मर का पूरा कार्यविधि है। समझ में आया? चलो नोट करो। एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट है, परिणामान अनुपात। परिणामान अनुपात अभी लिखवाया था ना, के, वही के ही परिणामान अनुपात है। के मतलब परिणामान अनुपात। परिणामान अनुपात ये क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणामान अनुपात कहते हैं। अभी लिखे थे ना, ये सिर्फ उसका थ्योरी हुआ। समझ में आया? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np के अनुपात को परिणामान अनुपात कहते हैं। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो परिणामान अनुपात है, के, परिणामान अनुपात के क्या होता है, एक से अधिक, के नहीं होता, अब चाई ट्रांसफार्मर में जो परिणामान अनुपात है क्या होगा, के से एक से कम। समझ में आया? एक अंतर और मिल गया। क्लियर हुआ? परिणामान अनुपात प्राथमिक को द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, परिणामान अनुपात। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में परिणामान अनुपात एक से अधिक और अपचाई ट्रांसफार्मर में परिणामान अनुपात एक से कम। एक टॉपिक दे रहा हूं, घर से पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि या ऊर्जा का क्षय या क्षरण, सब बोल सकते हैं। समझ में आया? इसको पुस्तक से देखकर पढ़ना। पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, पुस्तक में से देख लेना। नहीं होगा तो मैं नोट्स वैसे भी शेयर कर दूंगा, नोट्स में से जाकर देख लेना। ठीक, थ्योरी है, इसलिए थ्योरी को पढ़ोगे। चलो खत्म हो गया ये पूरा का पूरा। अब इसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देंगे। अब चाहिए और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर कर लेना, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा इसमें भी अंतर पढ़ लेना। ठीक, आप सीधा न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर कल से हो जाएगा। फिलहाल इसको पढ़ के आना, साथ में दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, ऊंचाई और अपचाई में अंतर। ओके।